नमस्कार दोस्तों। जिस परीक्षा में 150 में से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट यानी साइंस से पूछा जाए तो फिर आप उस सब्जेक्ट का महत्व समझ सकते हो। हर साल ऑन एंड एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ब्रांच से, किससे? फिजिक्स, भौतिकी, रसायन, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स से भी। तो आप समझ सकते हैं। और यूपीपीसीएस मोस्टली गेम किसका है? स्टैटिक का है। क्योंकि करंट अफेयर्स कभी कभी ऐसा है कि स्टैटिक के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका स्टैटिक कितना स्ट्रांग है, उसी के थ्रू आप एलिमिनेशन कर सकते हो। तो आज मैं आपको ये पूरे साइंस का एक कवरेज देने वाला हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कौन से फैक्ट जो रिपीट होते आए हैं, किसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान रखना, और एक पूरी रिवीजन सीट इंक्लूडिंग आंसर क्वेश्चन हर एक चीज में मिला के बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये फाइल है क्या जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या चीज है? तो ये कोई सामान्य नोट्स नहीं है, यह परीक्षक सोच का नक्शा है। मतलब ये एग्जामिनर्स के माइंडसेट से, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो फिर आपको एग्जामिनर के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, चोर, अगर पुलिस को चोर पकड़ना है तो फिर चोर की तरह सोचना पड़ता है। हर अवधारणा उसी गहराई तक जाती है जहां तक यूबीपीसीएस पहुंच पूछता है। कॉन्सेप्ट्स गो एग्जैक्टली एज डीप एज यूबीपीसीएस आस्क। कॉन्सेप्ट यूपीपीसीएस के आयोग के अकॉर्डिंग, और वो कैसे पता चलता है? हमें पीवाईक्यू से। ठीक है। और ये पीवाईक्यू ट्रैप विश्लेषण और स्मृति शुल्क। अब इसमें मैं आपको पीवाईक्यू तो दूंगा, उसमें ट्रैप्स कि मतलब ऐसे कौन से दो है, जैसे फ्लोरीन, फुलेरिन, ऐसे दो, ये दो अलग एलिमेंट है, भले सेम सुनाई देते हैं, है ना। ये ट्रैप्स जो होते हैं ये मैं बताऊंगा, और हुक्स कि आपको किन चीजों को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है। सबसे पहले तो इसमें कंसेप्ट कार्ड और टेबल ओनली है। मतलब इसमें मैं आपको कंसेप्ट कार्ड और टेबल दोनों दिखा रहा हूँ। फिर पीवाईक्यू स्ट्रिप और टॉप 3 जोन। मतलब पीवाईक्यू स्ट्रिप है, मतलब पीवाईक्यू है, और फिर बाद में ट्रैप जोन आपको मैं बताऊंगा कि कैसी चीज से फंसना है और कौन सी चीज से बचना है। फिर लास्ट 5 पेज आपके रिवीजन शीट रहेंगे। एकदम एंड में हम पूरे हर एक चीज का समराइज टेबल से हम रिवीजन करने वाले। ठीक है। तो ये बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। अब प्री प्लस मेन से लगभग 1114 ये हैवीएस्ट वेट, इन सब से ये निकाले गए। अब देखो, भौतिक फिजिक्स, अब इसमें से 602 जो क्वेश्चंस हैं अब तक पूछे गए पीवाईक्यू से, इसमें रे ऑप्टिक्स, हीट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब प्रकाशिकी, ऊष्मा यंत्र, इनमें से। फिर बायोलॉजी से 628, मतलब ये लगभग सिमिलर वेटेज रख रहा है। कौन? बायोलॉजी और फिजिक्स। विटामिन, डिसीज, टैक्सोनॉमी, विटामिन और डिसीज से लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं, और टैक्सोनॉमी जो इतना बड़ा वेटेज है, इसमें से हमें कितना पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। फिर केमिस्ट्री है, रसायन, अब इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 296। आप एवरेज देख सकते हैं, कहाँ 600 और कहाँ 250-300 के लगभग है। अब इसमें से मेटल पूछ लेगा कि धातु और उसके अयस्क कौन से हैं। फिर गैस के बारे में पूछ लेगा। फिर एसिड बेस यानी अम्ल और क्षार के बारे में पूछ लेगा। फिर आता है साइंस एंड टेक, जो कि मोस्टली करंट अफेयर्स के ऊपर रहता है कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में, रक्षा में और कंप्यूटर में आपका क्या ग्रोथ हो रहा है, वो सब के बारे में ये पूछता है। ठीक है। ओके। अब सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइंस क्या है? एक साइंस है जो आपके बॉडी के विद इन है, आपके शरीर के अंतर्गत है, और एक साइंस है जो आपके अगल बगल है। हर एक चीज में आपको साइंस मिलेगा, बस वो थॉट प्रोसेस की जरूरत होती है। ठीक है। तो हम फिजिक्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेस क्वांटिटी यानी मूल राशि। अब देखो, दो तरीके का होता है, एक होता है डिराइव क्वांटिटी और एक होता है बेस क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न बनाम मूल। अभी जो बेस क्वांटिटी होता है ये बहुत बेसिक होता है, मतलब इससे आपका डिराइव क्वांटिटी यानी कि व्युत्पन्न क्वांटिटी ये बनता है ना। मतलब अगर जैसे कि मैं बात करूं, जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स का, ये फॉर्मूला है। अब मास तो है, अब एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम है। फिर वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो अब इसका जो मुझे निकालना रहेगा, है ना, ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा मेरा मीटर पर सेकंड यूनिट। अब मीटर एक यूनिट है और सेकंड एक यूनिट है, तो ये मीटर और सेकंड क्या, ये मेरे बेस है। लेकिन इन दोनों को मैं बना रहा हूं अपने एक नए फॉर्मूला, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी का निकालने के लिए, तो मीटर पर सेकंड में मुझे ये डिराइव में आ रहा है। ठीक है। तो इतना समझ में आया? ओके। अब टोटल कितने बेसिक क्वांटिटी है? तो 7 है। एक है लेंथ यानी लंबाई का मीटर, जिसको एम से प्रेजेंट करते हैं, ये सब स्मॉल में रहेगा, जो जहां कैपिटल आएगा मैं बताऊंगा। फिर द्रव्यमान यानी कि मास, ये किलोग्राम में मेजर किया जाता है, ये ओनली बेस यूनिट है जो प्रीफिक्स के साथ है। ठीक। अब समय यानी टाइम, जो कि सेकंड से मेजर किया जाता है ना, ये मैं एसआई यूनिट की बात करूं। फिर विद्युत धारा, करंट यानी कि एम्पियर से। फिर ताप, टेम्परेचर, केल्विन से, यानी कि नेवर रिटर्न विद डिग्री। अब केल्विन में कभी भी डिग्री नहीं लगता, डिग्री किस में लगेगा? सेल्सियस में लगेगा।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा तो मोल में होगा, जैसे कि एटम की बात कर लिया मैं, मॉलिक्यूल की बात कर लिया तो मोल में होगा। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला के बारे में CD, ठीक है। तो ये हो गया मेरे बेस क्वांटिटी, और ये बेसिक है, फिजिक्स का बेसिक्स है। अब ये पूछा गया था इसमें लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, अब इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए थे जिसमें से एक था डिस्टेंस। अब यहाँ पे जब मैं ईयर की बात, आप देखते हो ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, जब आप वर्ष देखते हो तो आपको लगता है ये कोई समय की बात कर रहा है ना, क्योंकि वर्ष है, वर्ष में महीने हैं, महीने में दिन है, फिर दिन में घंटे हैं, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ये टाइम है। लेकिन यहीं पे ये ट्रैप रहता है, लाइट ईयर क्या रहता है, डिस्टेंस के बारे में रहता है, ठीक है। विच एसआई यूनिट इज नॉट मैच्ड, प्रेशर डाइन, ठीक है, पास्कल इज करेक्ट यूनिट, अच्छा ये रहेगा। विच इज नॉट यूनिट ऑफ हीट ना, सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड हीट का यूनिट नहीं है। अब हीट के यूनिट कौन है, एक है सेल्सियस, एक है केल्विन और एक है फ़ारेनहाइट, CKF, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है आपको। अब डिराइव और बेस, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जैसे कि एक वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट में किस में मेजर करूंगा, लेंथ में मेजर करूंगा। लेंथ क्या था मेरा, यहाँ पे मीटर था, तो इधर मैं मीटर कर दूंगा। अब ये अपॉन में मतलब डिवीजन में। फिर टी का क्या था मेरा, S यानी कि सेकंड, यहीं पे मैं सेकंड मेजर करता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिराइव कर रहा हूं, है ना, मतलब मैं इसको उत्पन्न कर रहा हूं, किसमें से, बेसिक में से, तो इसी को डिराइव यूनिट बोलेंगे। और जैसे कि ये वेलोसिटी है, ये क्या एक तरीके का क्वांटिटी है, तो फिर मैं इसको क्या बोलूंगा, डिराइव क्वांटिटी बोलूंगा, डिराइव क्वांटिटी डिराइव यूनिट, ओके। अब जैसे कि बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब यानी फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, ये सब क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, ये सब सिंपल क्वांटिटी से बनते हैं। वेग मूल राशि नहीं है, लंबाई और समय मूल। वेलोसिटी इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, लेंथ एंड टाइम आर, है ना। ये बेस क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये डिराइव क्वांटिटी है, व्युत्पन्न है ये, ओके, ठीक है। अब बल, फोर्स का क्या है, न्यूटन, ये SI है, और यहीं पे CGS है। CGS का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है, ये है। वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों का सेम यूनिट है। देखो एक क्वांटिटी के सेम यूनिट हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे क्वांटिटी के सेम यूनिट हो सकते हैं। जूल है। अब हीट इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल, ऊष्मा भी जूल में मेजर किया जाता है। अब यहीं पे शक्ति यानी पावर का है तो वॉट ना, पावर को वॉट में मेजर किया जाता है। हॉर्स पावर इज नॉट एन SI यूनिट, कभी भी ऐसा HP हम देखते हैं गाड़ी के बारे में कोई डिटेलिंग रहती है तो फिर वहां पे ये कि इतने हॉर्स पावर का है, तो हॉर्स पावर कोई यूनिट नहीं है, वो उसका अलग से फीचर्स है। अब जब दाब और प्रेशर, ये किसका है, पास्कल का। डाइन इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। आवेग यानी इंपल्स, तो ये न्यूटन सेकंड, NS, ठीक है, न्यूटन सेकंड। चेंज इन मोमेंटम, स्वयं परिवर्तन, ओके। अब यहीं पे पूछा गया था अर्थ इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन, तो ये रिक्टर स्केल, ठीक है। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापते हैं, तो ये हाइग्रोमीटर से, किससे, हाइग्रोमीटर, ध्यान रखना हाइग्रो और हाइड्रो में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर डॉप्सन इकाई किसे मापती है, डॉप्सन यूनिट किसे मापती है, तो ओजोन कॉन्सेंट्रेशन को, किसको, ओजोन कॉन्सेंट्रेशन को, रेडिएशन को नहीं नापती है, ओके। अब बात करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि मापक यंत्र को। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एमीटर, वोल्ट मीटर है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर है, तो ये तो जो कंफ्यूजिंग है, इनमें आपको डिस्टेंस मतलब डिफरेंस करके याद रखना है। जैसे एम मीटर है तो फिर ये किसका, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यानी विद्युत धारा। वोल्ट मीटर है तो ये विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। फिर मैनोमीटर यानी कि गैस का दबाव, प्रेशर ऑफ गैस। फिर वहीं पे बैरोमीटर यानी वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर कभी भी आएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रखना है, और गैस प्रेशर यानी कि मैनोमीटर। वहीं पे हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, क्योंकि लैक्टो है तो लैक्टोस से मैं इसको याद रख लूंगा, प्योरिटी और डेंसिटी ऑफ मिल्क के लिए है। सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगे, ये आप सब जानते होंगे। फिर एनीमोमीटर, एनीमोमीटर किसके लिए है, वायु का वेग यानी कि विंड की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें आपको किसमें, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, ये दोनों के डिफरेंस को आपको याद रख लेना है, ठीक है। एनीमोमीटर और एममीटर में
इसमें डिफरेंस आपको याद रख लेना है, ठीक है। हाइड्रो यानी लिक्विड रहेगा, है ना, हाइड्रो यानी जल और द्रव घनत्व, और हाइग्रो यानी कि ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता रहेगा। अब बात करते हैं पायरोमीटर की। पायरोमीटर क्या है? उच्च ताप, वेरी हाई टेम्परेचर, उसको नापता है। फिर ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिर वहीं पे स्फिग्मोमैनोमीटर किसके लिए? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के लिए जो डॉक्टर हमें नापते हैं वो स्फिग्मोमैनोमीटर है। फिर अल्टीमीटर, यहाँ पे अल्टी आ गया, अल्टी से मैं क्या याद रखूंगा? अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई। फिर फादोमीटर, फादोमीटर समुद्र की गहराई, ओशन डेप्थ। अब इसको किससे नापते हैं ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, इको साउंड की वजह से, इको के साउंड की वजह से इसकी गहराई हम नाप सकते हैं। फिर टैकोमीटर, रोटेशन पर मिनट, रोटेशनल स्पीड होता है घूर्णन गति की, 1 मिनट के अंतर्गत वो पहिया कितनी बार रोटेट कर रहा है। अब यहीं पे गैल्वेनोमीटर यानी अति सूक्ष्म धारा, वेरी स्मॉल करंट को ये गैल्वेनोमीटर देखता है, मेजर करता है। फिर अब आता है पोटेंशियोमीटर यानी विभवांतर की तुलना, ये ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ये कंपेयर करता है और फिर अपना रिजल्ट देता है। फिर आता है रेडार, वस्तु की स्थिति यानी रेडियो तरंग, ऑब्जेक्ट पोजिशन बाय रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या नापता है, हमें कौन से डिस्टिंग्विश करके याद रखने वो भी है। अब इसमें आप स्मार्ट स्टडी क्या कर सकते हो, देखो मैं मार्क करके बता रहा हूं, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, है ना। अब मुझे पता है कि ये चार चीज जो है ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, तो मैं इनको एक ही जगह पे लिख लूंगा ताकि मैं ये चारों के साथ पढ़ूं तो फिर मुझे पता रहे कि किसमें क्या डिफरेंस है। अगर मैं अलग अलग पढ़ूंगा तो एक समय पे जाके कंफ्यूज हो जाऊंगा। उसी तरीके से आपको हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में भी कर लेना, ठीक है। ये जिसमें कंफ्यूजिंग है उसके सेपरेट नोट्स बनाने में, हर एक चीज के नहीं बनाने। ओके, अब यहीं पे देखो क्वेश्चन आया, इसको मैं और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन सही सुमेलित नहीं है। ये नहीं पे ध्यान देना है, कभी भी क्वेश्चन में ये गलत होने के चांस रहते हैं। डेसिबल, ध्वनि तीव्रता का मात्रक यानी यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। अश्वशक्ति, शक्ति का मात्रक, हॉर्स पावर यानी यूनिट ऑफ पावर। नॉटिकल मील, नौसैनिक दूरी का मात्रक, नॉटिकल माइल यानी यूनिट ऑफ नावल डिस्टेंस। सेल्सियस, ऊष्मा का मात्रक, सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट। अब हमने हीट का देखा था, हीट का क्या था? हीट का क्या था? जूल। हीट का हमने क्या देखा था? जूल देखा था। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, तो ये तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्योंकि सेल्सियस क्या है? देखो सेल्सियस टेम्परेचर है, राइट। सेल्सियस क्या है? सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करता है, ना कि हीट को। हीट और टेम्परेचर में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो, ये अच्छी चीज हमने ध्यान दे दी। 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? विच कैन बी यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर अबव 1500 डिग्री सेल्सियस? क्लिनिकल थर्मोमीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक कपल थर्मोमीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध मीटर यानी प्लेटिनम रेजिस्टेंस मीटर, और फिर पायरोमीटर। अब देखिए एलिमिनेशन करते हैं, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर रहेगा। अब क्लिनिकल है तो फिर हम ये जानते हैं कि ये बॉडी को, हमारे शरीर को मेजर करने के लिए होता है, तो मैं इसे एलिमिनेट कर दूंगा। फिर थर्मो इलेक्ट्रिक कर, अब ये थर्मो इलेक्ट्रिक भी अगर है तो फिर ऐसा नहीं रहेगा कि ये बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि नॉर्मल एवरीडे यूसेज के लिए मेजर होता रहेगा, तो फिर मैं इसे भी एलिमिनेट कर दूंगा। अब प्लेटिनम की जब बात आती है तो मुझे ये पता है प्लेटिनम का एक है कि ये 1200 डिग्री के ऊपर नहीं जा सकता, 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जा सकता, तो सी भी चला जाएगा, बचेगा मेरा पायरोमीटर, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये पायरोमीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो दूसरे चैप्टर पे आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे गति, बल, गुरुत्व और द्रव द्रव के बारे में, मोशन, फोर्स, ग्रेविटी एंड फ्लूइड्स। अब न्यूटन के 3 लॉ हैं, एक है जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब कि अगर कोई बॉडी यानी कि कोई भी शरीर, कोई भी चीज अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है तो जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी दबाव ना पड़े, बाहरी जब फोर्स ना पड़े, एक्सटर्नल फोर्स, तब तक वो मूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल की आप जैसे बोरी एक रखी हुई है, जब तक मैं उस बोरी को लात नहीं मारूंगा वो बोरी आगे नहीं जाएगी, ठीक है। अब ऐसा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सेकंड लॉ बताता है। यानी कि एक बोरी आलू से भरी है जो सिर्फ 5 किलो है, फिर एक बोरी है जो 10 किलो है,
तो अब जब मैं 5 किलो उठाऊंगा तो फिर इसमें मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका मास सिर्फ 5 किलो है, लेकिन यहाँ पे मास डबल है ना, तो ये 10 किलो है, तो फिर यहाँ पे मेरा फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यही आपका न्यूटन लॉ बताता है, सिर्फ एक, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब तृतीय है प्रतिक्रिया, विपरीत दिशा, यानी एक्शन इक्वल्स अपोजिट रिएक्शन। अभी जैसे रॉकेट लॉन्चिंग हमने देखा है, बहुत बार ऐसे शॉर्ट्स में आए होंगे, वीडियो में आए होंगे कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ। अब क्या हो रहा है कि जब रॉकेट आग नीचे फेंक रहा है, तब जाके वही उसका अपोजिट रिएक्शन हो रहा है कि वो रॉकेट उड़ रहा है, फ्लाइट हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे आप चल रहे हो तो फिर आप जमीन को ढकेल रहे हो, लेकिन जमीन आपको ऊपर की तरफ फेंक रही है कि हाँ तू चल, भले ढकेल, वैसा। ठीक है, तो फिर ये हो गया रॉकेट बंदूक की प्रतिक्षेप, तृतीय नियम। ठीक है, रॉकेट गन रिकॉइल। ठीक है, तो थर्ड लॉ, हाँ रॉकेट ये गन भी वैसे ही वर्क करता है। अब मास वर्सेस वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास वर्सेस वेट। एक फॉर्मूला ध्यान में रख लो, वेट का फॉर्मूला है मास इंटू ग्रेविटी। एम होता है मास और जी होता है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी असल में देखा जाए तो एक कैपिटल जी होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोला जाता है, और एक स्मॉल जी होता है जो नॉर्मल ग्रेविटी, इसका 9.8 मीटर पर सेकंड यूनिवर्सल वैल्यू होता है इक्वेटर पे, और जब पोल पे जाते हैं तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, बहुत फंडामेंटल चीज है ये, है ना। छोटी ग्रेविटी जो रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड, ये कहां पे रहेगा? इक्वेटर पे रहेगा। और वहीं पे 10 मीटर पर सेकंड कहां रहेगा? पोल पे रहेगा। ये क्यों? क्योंकि अर्थ फ्लैट है इसके लिए। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये 6.67 इंटू 10 रेज टू आई थिंक सो -22 -23 है ना, ये रहेगा आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब वेट में क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि आपका जो वेट है, यानी कि अगर मैं बात करूं वेट के बारे में, द्रव्य सॉरी भार के बारे में, ये ग्रेविटी पे निर्भर करता है। तो अब जब आप स्पेस में जाओगे तो फिर वहां पे ग्रेविटी कम है, तो फिर जब ग्रेविटी वहां पे कम रहेगी तो आपका वेट भी कम बताएगा। अब मास हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि बॉडी मास क्या है? हम है। मैं कहीं भी जाऊं मैं सिर्फ उतना वेट करूंगा। हाँ, हो सकता है अर्थ पे मेरा वजन कुछ, अर्थ पे मेरा भार कुछ और दिखाए, मरकरी पे कुछ और दिखाए, मार्स पे कुछ और दिखाए, मून पे कुछ और दिखाए। क्यों? क्योंकि इधर ग्रेविटी रोल प्ले कर रहा है। कौन? ग्रेविटी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब जब ग्रेविटी जीरो होगी, जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो फिर मास भी जीरो, मास इंटू जीरो क्या हो जाएगा? वेट मेरा फिर जीरो हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद नहीं आता, मतलब क्योंकि हम हड़बड़ी में रहते हैं एग्जाम में। तो जब भी ग्रेविटी जीरो पे रहेगी तो मेरा वेट पूछा जाएगा कि आपका वेट कितना रहेगा, अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, तो फिर वहां पे जीरो पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। अब बात करते हैं फ्लूइड और सरफेस टेंशन के बारे में। नदी से समुद्र में जहाज थोड़ा ऊपर उठता है, घनत्व अधिक, है ना। शिप राइजेस एंटरिंग सी डेंसर वाटर। क्यों? क्योंकि अगर वो डेंस है वहां पे घनत्व है, इसीलिए शिप राइज हो जा रहा है, ये सरफेस टेंशन है। साबुन में बुलबुले में दाब वायुमंडलीय से अधिक है। प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल एक्सीड्स एटमॉस्फेरिक। ये एक ऐसे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने, है ना। फिर स्थैतिक घर्षण ग्रेटर देन गतिज घर्षण, इसलिए ठेला चलाना कठिन है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सीड्स काइनेटिक। स्टार्टिंग इज हार्डर, है। आप ही सोचो कि कोई ठेला है, उस पर सामान वगैरह रखा है, तो आपको स्टार्टिंग में धक्का लगाना पड़ता है, फिर बाद में जैसे वो रोल करना शुरू कर देगा, है ना, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो फिर तो आप ऐसा है कि उसको धक्का देते देते कई बार ऐसा होता है कि लड़के चढ़ के बैठ भी जाते हैं उसी पे। तो वो चीज होता है, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन हार्डर रहेगा एज कंपेरिजन टू काइनेटिक में, है ना। ओके, अच्छा, अब एक फिनोमिनन, परिघटना और उसका कारण क्या होता है वो। गर्मी में लोलक घड़ी सुस्त, पेंडुलम क्लॉक्स लूज टाइम इन समर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी लंबाई बढ़ जाती है। अब जब लंबाई बढ़ जाएगा तो इसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ही देख सकते हो कि अभी जैसे ये छोटी लंबाई है, ये छोटी लंबाई है और एक बड़ी लंबाई है। अब छोटी लंबाई है कि फट से आके जा सकती है, यहीं पे बड़ी लंबाई आराम से जाएगी, आराम से आएगी। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस यहाँ पे बढ़ गया है इसके लेंथ की वजह से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। वेट इज मैक्सिमम एट द पोल्स, ये हमने अभी जस्ट देखा। क्यों? क्योंकि अर्थ
पोल पे फ्लैटन है। स्टार्टिंग अ कार्ट, ठेला शुरू करना कठिन है ना, कार्ट को शुरू करना कठिन है, क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सीड्स काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए ये बात कैसे की, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कर रही है इसमें, ये बस जो हम नॉर्मल अपने लाइफ में देखते रहते हैं उसी को साइंस से जोड़ दिया है बस, और कुछ नहीं। तो आपको बस कीवर्ड में ध्यान रखना, एग्जांपल सब आपके अगल बगल है, साइंस चुटकी में। फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यानी संवेग संरक्षण है, ठीक है, और यही आप न्यूटन के थर्ड लॉ में भी डालते हो। ओके, अब मैकेनिक्स एंड ग्रेविटी देखो, हु गेव एक्शन रिएक्शन लॉ, तो फिर ये न्यूटन ने दिया था, है ना। इफ अर्थ ग्रेविटी वैनिशेस, अभी गुरुत्व लुप्त हो गया तो क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया। साबुन के बुलबुले के भीतर दाब, प्रेशर इनसाइड सोप बबल इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ओके, 2022 में देखो पूछा गया था, कौन सी ऊर्जा अंततः सूर्य से नहीं मिलती, है ना। ये तो फिर नाभिकीय ऊर्जा है, मतलब विच एनर्जी इज नॉट अल्टीमेटली सोलर, तो फिर ये न्यूक्लियर एनर्जी है। पवन, बायोमास, जल विद्युत, कोयला, सभी परोक्ष रूप से सौर ऊर्जा है। विंड, बायोमास, हाइड्रो एंड कोल, ये सारे इनडायरेक्टली सोलर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोलर के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब देखो ये आ गया प्रकाशिकी, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। ये फिजिक्स में एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत लोग को डरा देता है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो एक है रिफ्लेक्शन, परावर्तन, जैसे कि आप मिरर में देखते हो, सेल्फी कैमरा चालू करते हो तो वो क्या है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन, अब आपने कभी नदी में ऐसे सिक्के देखे होंगे, कभी घाट पे गए होंगे तो फिर आपने नदी में सिक्के देखे होंगे, वो होता कहीं कुछ और जगह पे है और आपको दिखता कुछ और जगह पे, तो उसका रीजन क्या है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा कहीं और है और वो है ओरिजिनल पोजीशन उसकी कहीं और है, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसमें क्या होता है, सपोज मान लो डेंसर एक मीडियम होता है, फिर डेंसर से ये रेयर में जाएगा और रेयर से फिर ये डेंसर में जाएगा, इसीलिए ये टोटल रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब कि जितनी लाइट इसने दूसरे मीडियम में जाने के लिए लगाई, वही वो पहले मीडियम में फिर वापस लेकर के जाता है, इसीलिए इसको टोटल इंटरनल, मतलब कि जितना इसने भेजा था उतना वापस आ भी गया। अब आते हैं स्कैटरिंग के ऊपर। स्कैटरिंग आप सब जानते होंगे, प्रकीर्णन, वो रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, तो ये स्कैटरिंग आप सब जानते होंगे। अब बात करता हूं मैं डिफ्रैक्शन के ऊपर, विवर्तन। डिफ्रैक्शन, जस्ट अ सेकंड, एग्जांपल थोड़ा मिस हो रहा है मुझे। ओके, डिफ्रैक्शन याद रहेगा तो चलो मैं बताऊंगा। फिर ये इंटरफेरेंस यानी व्यक्तिकरण। ओके, अब इसके कुछ एवरीडे इफेक्ट देख लेते हैं, प्रिंसिपल, सिद्धांत, ठीक है। अब स्काई अपीयर्स ब्लू, है ना, यानी प्रकीर्णन जो है, छोटी तरंग दैर्घ्य अधिक प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग जो है, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोर। ओके, ठीक है। सनराइज एंड सनसेट अपीयर रेड, सूर्योदय सूर्यास्त लाल, रेड स्कैटर्स द लीस्ट, क्यों? क्योंकि इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। अब इसी में आप बोलोगे जैसे कि स्काई अपीयर ब्लू, यहाँ पे अभी आपने बोला, तो ये शॉर्टर वेवलेंथ है, तो फिर अब एक दिमाग में सवाल उठता है कि वॉयलेट क्यों नहीं दिखता, ब्लू ही क्यों दिखता है। अब सन से जो आती है वो वॉयलेट तो रहती है, लेकिन हमारे आंख को जो अडाप्टेबल है वो ब्लू है, एक ये चीज है। और आते आते वॉयलेट की बहुत सारी लाइट्स कम हो जाती है, इसीलिए हमें सबसे ज्यादा ब्लू दिखता है। रेड इज यूज्ड फॉर डेंजरस सिग्नल, खतरे के लिए लाल संकेत, है ना। लेस कैटरिंग मींस विजिबिलिटी फॉर फार, मतलब कोई चीज कम बिखरे, एक जगह समेटे रहे तो वो लंबे दूरी तक दिखती है। ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एंडोस्कोप ना ये एक ऐसी चीज है कि बॉडी ऑर्गन के अंदर जाने के बाद वो जांच करती है, हर एक चीज का वो कैप्चर करके आती है ना। अ कॉइन इन वाटर अपीयर रेज, तो फिर ये किसका एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन का। अब मिराज, मिराज कैसा है कि आप दूर से जब देखते हो तो फिर आपको लग रहा है कि वहां पे कुछ पानी गिरा है, धूप के समय पे ऐसा लगता है कुछ पानी गिरा है या फिर कोई लहरा रहा है, ऐसा लगता है कि वाटर है, लेकिन वहां पे होता कुछ नहीं। तो फिर ये किस इफेक्ट से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को मिलाने के बाद हो रहा है, ठीक है।
ओके। अब समतल दर्पण का सुनहरा नियम, गोल्डन रूल ऑफ द प्लेन मिरर। पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी माइनस दूरी से स्वतंत्र, मतलब मिनिमम माइनर हाइट अगर आपको नापना है तो हाफ द पर्सन हाइट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये रहेगा। तारे का रंग ये टेम्परेचर से होता है, किसका? तारे का रंग स्टार कलर टेम्परेचर से होता है, ध्यान में रखना है। नीला श्वेत तारा सर्वाधिक गर्म, मतलब जो ब्लू और व्हाइट कलर के रहेंगे ये हॉटेस्ट रहेंगे स्टार, और जो रेड रहेगा वो कूलेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके, ये ध्यान में रखना है। कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स इट्स, कलर ऑफ स्टार टेम्परेचर डिफाइन करता है, ठीक है, जिसमें ब्लू और व्हाइट सबसे हॉटेस्ट रहेंगे और रेड कूलेस्ट रहेंगे। व्हाई इज रेड यूज्ड एज डेंजरस सिग्नल? लाल रंग खतरे का संकेत क्यों है? बताओ, अभी जस्ट हमने बात किया। मिनिमम प्लेन मिरर हाइट फॉर फुल इमेज, अभी हमने देखा था। फिर एंडोस्कोप वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विथ हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्शन के साथ मिराज वर्क करेगा। अब ऊष्मा तरंग और ध्वनि के ऊपर बात करते हैं, हीट वेव्स एंड साउंड। अब ये जो है अगर आप देखोगे तो फिर ये लो टू हाई एनर्जी जा रही है, ठीक है, ये लो टू हाई एनर्जी जा रही है। इसको याद कैसे करना है मैं आपको एक निमोनिक्स भी बता दूंगा, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले देख लेते फीचर, रेडियो वेव्स है ना, रेडियो तरंग तो प्रसारण के लिए यानी ब्रॉडकास्टिंग के लिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ रहती है इसकी, ध्यान रहे, वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगी और एनर्जी सबसे कम रहेगी। ओके, माइक्रोवेव के बारे में बात करते तो रेडार, मोबाइल फोन और अवन के ऊपर है। फिर इंफ्रारेड अवरक्त के ऊपर, टीवी रिमोट और थर्मल सेंसिंग। फिर विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, रेंज ऑफ द ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र की सीमा। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस, विटामिन डी सिंथेसिस अब्सॉर्ब बाय ओजोन, है ना, ओजोन द्वारा अवशोषित होते हैं। एक्स रेस एंड गामा रेस, ये दोनों को एक साथ रखा है, रहते ये दोनों अलग है। सर्वाधिक ऊर्जा रहती है इसमें, हाईएस्ट एनर्जी, और सबसे छोटी तरंगदार शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब आपने इसमें दो चीज देखा होगा, एक एनर्जी और एक वेवलेंथ। अब इसमें से कोई एक तरीके से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैं ध्यान में रखता था वेवलेंथ के तरीके से। कैसे याद रखता था? गाड़ी, लिख लीजिए, एक्स यू वी इन माई रेंज, ठीक है। अब इस तरीके से आपको याद रखनी, गाड़ी से क्या हो गया? गामा रेस हो गया, एक्सरे हो गया, ये यूवी अल्ट्रावायलेट रेस हो गए, आई से इंफ्रारेड हो गया, एम से माइक्रोवेव और आर से आपका हो जाएगा रेडियो वेव। तो मैंने इसको किस तरीके से? वेवलेंथ के तरीके से याद रखा है। अब यहीं पे जब ये एनर्जी का ऊपर बात करेगा तो एनर्जी में मुझे रेंज से शुरू करना है, मतलब पहले रेडियो वेव आएगा, फिर माइक्रोवेव आएगा, फिर इंफ्रारेड आएगा, फिर यूवी रे आएगा, फिर एक्स रे आएगा, फिर बाद में गामा रे आएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी बेस पे होगा और ये वेवलेंथ बेस पे होगा। ठीक है, दैट सिंपल। आपको सिर्फ एक चीज से याद रखना है और एक आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम एनर्जी, जितना कम वेवलेंथ उतना ज्यादा एनर्जी। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी ये सॉर्टेड है ना। अब इसके बारे में बात करते हैं। तारत्व, जो पिच, ये जो साउंड के ऊपर है, इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है पिच यानी तारत्व, फिर प्रबलता लाउडनेस और गुणता क्वालिटी। अब जो पिच होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के ऊपर निर्भर रहेगा, और यह जो लाउडनेस है, प्रबलता, ये आपका एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर रहेगा, और जो क्वालिटी है वो अधिस्वरक यानी कि ओवरटोन के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, ये तीन चीज आपको याद रखनी है। सेल्सियस फ़ारेनहाइट कब? तो -40 डिग्री पर दोनों पाठ्यांक समांक हो जाते हैं, मतलब बोथ स्केल्स रीड द सेम एट -40 डिग्री सेल्सियस। ये चीज हीट का आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंटी फ्रीज फॉर व्हीकल इंजन, वाहन इंजन के लिए एंटी फ्रीज, तो इथाइलिन ग्लाइकोल। ध्वनि प्रदूषण की सीमा, थ्रेशोल्ड ऑफ नॉइस पोल्यूशन यानी अबव 80 डेसिबल इज हार्मफुल। टीवी रिमोट की तरह वेव यूज बाय टीवी रिमोट, तो अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे जितने भी रेस बताए, किसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आते हैं विद्युत चालकता एवं नाभिकीय भौतिकी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो
एक V है वोल्टेज, I होता है आपका करंट और R होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, V इज इक्वल टू आई आर, ये एक ओम्स लॉ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर P होता है वी आई, और यहाँ पे V का जो फॉर्मूला है वही सब्सटीट्यूट कर दिया तो आई स्क्वायर आर आ जाता है। ठीक है, ओके। सीरीज सेम करंट, पैरेलल सेम वोल्टेज, ये एक फंडामेंटल चीज है कि जो सीरीज रहेगा वहां पे करंट सेम रहेगा, और जो पैरेलल रहेगा यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान में रहेगा। ओके, डिमर बल्ब हैज लार्जर रेजिस्टेंस इन सीरीज। डिमर बल्ब, अब जैसे कि जिस बल्ब में सबसे ज्यादा करंट रहेगा वो अच्छे से ग्लो करेगा। बहुत ज्यादा करंट एक साथ आ जाता है तो शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है ना। तो फिर, और वो बनता है किससे? टंगस्टन से बनता है। ठीक है, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है इसीलिए यूज होता है, ये भी ध्यान में रखना। चालकता एवं सुरक्षा, तांबा लोहे से बेहतर चालक व कम ऑक्सीकृत है। तड़ित चालक, कॉपर जो है बेटर कंडक्टर है और ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है। ऑक्सीडेशन रेजिस्ट होगा तो फिर वहां पे फ्लूइड नहीं बनता जिससे शॉर्ट सर्किट या फिर ब्लास्ट के चांसेस कम रहते हैं। बंद कार खोखले चालक की तरह बिजली से सुरक्षित। अ क्लोज्ड कार एक्ट्स एज अ हॉलो कंडक्टर सेफ। अब जैसे कि एक गाड़ी है, मेरे डायग्राम को जज मत करिएगा आप सब। ठीक है, अब ये गाड़ी है, अब जब इसकी खिड़की दरवाजे सब बंद है और यहाँ पे अगर कोई बिजली अगर स्पार्क होती है तो फिर ये एक कंडक्टर की तरह काम करता है और बिजली यहां से सीधा अर्थ के थ्रू पास होके चली जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। और दूसरा है कि रबर के टायर होते हैं तो फिर उससे भी रेजिस्ट होता है। बल्ब का तंतु टंगस्टन का उच्च गलनांक। बल्ब फिलामेंट इज टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट, अभी जस्ट हमने बात किया था। अब नाभिकीय यानी भारत केंद्रित, न्यूक्लियर इंडिया फोकस के ऊपर ही है। परमाणु बम, विखंडन, हाइड्रोजन बम, संलयन। एटम बम जो है फिशन, हाइड्रोजन बम फ्यूजन, है ना। फिशन और फ्यूजन दोनों में अंतर होता है, क्योंकि फिशन में क्या होता है कि आपका एक से दो बनता है, और फ्यूजन में क्या होता है कि आप दो को मिला के यहां पे एक बना रहे हो। ठीक है, तो फिर फ्यूजन और फिशन के बीच में आपने अंतर देख लिया। ओके, कलपक्कम एफबीटीआर की शीतलक द्रव सोडियम। एफबीटीआर कलपक्कम कूलेंट लिक्विड सोडियम। अब लिक्विड सोडियम क्यों यूज किया जाता है यहाँ पे, है ना। जो काला पक्कम है कूलेंट में, इसको लिक्विड सोडियम यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है? क्यों? क्योंकि एक रीजन है कि लिक्विड रहता है हाई टेम्परेचर में भी, टेम्परेचर जितना भी हाई हो ये यहाँ पे लिक्विड, मतलब जितना हाई मतलब एक मोर देन एवरेज, तो ये कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, रेडियो सक्रियता नाभिकीय गुण है, रासायनिक नहीं। रेडियो एक्टिविटी इज न्यूक्लियर नॉट केमिकल। ओके, ठीक है, सुन लिया मैंने। पर्सन इन अ क्लोज्ड कार इज सेफ फ्रॉम लाइटिंग, ये असर्शन था। रीजन है कि क्लोज कार बिहेव्स लाइक अ हॉलो कंडक्टर। ठीक है, तो ये 2023 में पूछा भी गया था, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो फिर इसमें बोथ ए आर बहुत ट्रू रहेगा और आर जो रहेगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, विच कूलेंट इज यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कलपक्कम, तो फिर लिक्विड सोडियम। अब हैवी वाटर क्यों नहीं यूज किया जाता, क्या लगता है? क्योंकि हैवी वाटर क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है न्यूट्रॉन को। क्यों? क्योंकि अभी जैसे हैवी वाटर है तो एक प्रेशर राइज से आता है। अब जब प्रेशर से आता है तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन जो रहते हैं एक दूसरे से टकराते हैं। जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और ये स्लो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज था। ओके, अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। अभी तक हमने फिजिक्स का देख लिया, है ना, भौतिकी का। अब हम केमिस्ट्री यानी रसायन, द्रव्य, परमाणु एवं आवर्त सारणी, मैटर, एटम एंड पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे। एक है ठोस सॉलिड, लिक्विड द्रव और गैस। फिर आता है प्लाज्मा, फिर आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब प्लाज्मा रहता है ये जेली जैसा रहता है, ये ध्यान में रखना। अब जैसे जैसे आप सॉलिड से लिक्विड से गैस तक लगाते हो तो आपको पता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल एकदम सटे हुए रहते हैं, इसीलिए इनको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल रहता है। अब लिक्विड में थोड़ा दूर रहता है जैसे कि पानी, फिर गैस में बहुत दूर रहता है कि उड़ भी सकता है। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज का रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो जो जे थॉमसन ने बनाया था 1897 में, ईयर भी याद रखना है। प्रोटॉन पॉजिटिव
गोल्डस्टीन और रुदरफोर्ड ने बनाया था। न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज का रहेगा, जो कि चैडविक ने बनाया था। और ड्यूट्रॉन क्या है, ये तो चलो पॉजिटिव है, हालांकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, स्टिल यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखो, इसको याद रखने का मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, ईंटा पर नाचे। मैंने इस तरीके से याद किया था कि इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन यानी थॉमसन ने बनाया था, प्रोटॉन को रुदरफोर्ड ने बनाया था, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ईंटा पर नाचे। अब चेंज के बारे में बात करते हैं, पहचान का नियम। फिजिकल चेंज, सेम कंपोजिशन रिवर्सिबल, मेल्टिंग आइस। ठीक है, मतलब जो फिजिकल भौतिक परिवर्तन है कि आपने पानी से बर्फ बना दिया, बर्फ से मैं वापस से पानी बना रहा हूं। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, यानी कि नया पदार्थ, प्राय अनुत्क्रमणीय, दूध का दही, मतलब न्यू सब्सटेंस है, यूजुअली इरिवर्सिबल, और मिल्क टू कर्ड, अगर आपने दूध से दही बना दिया तो दही से दूध नहीं बना सकते हो, तो ये अक्सर इरिवर्सिबल होता है। अब ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्वेंट विलायक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। तो ऑस्मोसिस का मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे पानी है, पानी में अगर आपने किशमिश भिगोया है तो फिर आप देखते हो, अब किशमिश क्या एक तरीके से लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ना, सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, पानी है। अब पानी से इसमें किशमिश में जाता है और किशमिश फूल जाता है, फिर आप उसको जब सुखाते हो तो फिर किशमिश फिर से पानी छोड़ देता है, फिर से सूख जाता है, तो ये क्या है, एक तरीके से ऑस्मोसिस प्रोसेस है। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस में एक आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये एक ऐसी परत होती है जो सिर्फ कुछ ही चीज को अंदर आने के लिए अलाउ करती है। अब बात करते हैं विसरण, डिफ्यूजन के बारे में। कण उच्च से निम्न सांद्रता की ओर, पार्टिकल जो है इसमें हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन में आते हैं। ओके, अब ड्यूटेरॉन का ट्रैप देखिए। ड्यूटेरॉन किससे बनता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन से, है ना, ये ड्यूटेरॉन का नाभिक है, मतलब ड्यूटेरॉन एक न्यूक्लियस है, ना कि सब एटॉमिक पार्टिकल है। यूनिवर्स वर्सेस अर्थ, अब ये देखो, ब्रह्मांड में सर्वाधिक हाइड्रोजन फिर हेलियम, यूनिवर्स हाइड्रोजन पहले आएगा फिर हेलियम आएगा। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल दूं मैं आपको, तो जो सन है वो हाइड्रोजन और हेलियम ये दोनों के फ्यूजन से ही बना हुआ है। ठीक है, भूप्रपर्टी में सर्वाधिक, यानी कि अर्थ में, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पहले ऑक्सीजन है फिर सिलिकॉन। ओके, अब विच इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल, तो ड्यूटेरॉन है। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, बताओ भाई, चैडविक। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, तो हाइड्रोजन। ओके, अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, धातु अयस्क मिश्र धातु एवं अम्ल क्षार। अब ये जो चैप्टर 3 है सबसे सिंपलेस्ट है, क्योंकि आपको बस फैक्ट याद रखना है। सेकेंडली, इसमें से हर साल पूछने जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। पीतल ब्रास, अब ये किससे बनता है, कॉपर और जिंक से बनेगा। हम इसे कहाँ देखते हैं, एक बर्तन में देख लेते हैं, फिर बाद में जो सज्जा रहता है उसमें देखते हैं। अब कांस यानी ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, ये एसएन जो है ये टिन है, ये भी ध्यान में रखना है, कभी फॉर्मूला ही दे दिया ऑप्शन में तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम इसको स्टैचू मूर्ति में देखते हैं और सिक्के कॉइन्स में देखते हैं। स्टेनलेस स्टील, ये हमें कहाँ पे, आयरन, क्रोमियम और निकल, ये तीनों का अलॉय है, किसका, आयरन, क्रोमियम और निकल का। बर्तन और उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं। सोल्डर, ये लीड और टिन दोनों से मिलता है, सोल्डरिंग जॉइंट यानी जोड़ लगाना। फिर जर्मन सिल्वर जो है, कॉपर, जिंक, निकल, यूटेंसिल्स। अब इसमें कोई सिल्वर कंटेन नहीं होता है, ध्यान रहे, है ना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। अब आता है गन मेटल, कॉपर, टिन और जिंक, है ना, इससे बनता है गियर बियरिंग से। अब वहीं पे, अच्छा, ओके, अब ये एक एलिमेंट है और इसके प्रमुख अयस्क कौन से हैं, प्रमुख अयस्क यानी कि अलॉय इसके कौन से हैं, और स्मरण बिंदु, है ना, किस चीज को ध्यान में रखना है। अब जैसे एल्यूमिनियम है तो ये बॉक्साइट, अब कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा और झारखंड में पाया जाता है, ध्यान में रखना है। लोहा आयरन, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये आप ज्योग्राफी में और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। मैग्नेटाइट हैज द हायर आयरन कंटेंट, ठीक। तांबा कॉपर में, कॉपर पाइराइट रहता है इसका। सिनाबार इज नॉट एन आयरन ओर ऑफ कॉपर, क्योंकि सिनाबार किसका है, मरकरी का है,
ठीक है, मरकरी का है। अच्छा, अभी ये मरकरी का ही आ गया HgS, ठीक है, एकमात्र द्रव धातु, ठीक है। अब जस्ता, जिंक, तो जिंक ब्लेंड का होता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, ये इसका प्रोसेस है, ठीक है, कि आप जिंक की परत चढ़ाते हो उसको, तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। अब सीसा लीड के बारे में, तो गैलेना यानी कि PbS, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, बैटरीज में हमें ये देखने मिलता है। ओके, अब क्षारीय धातु का भंडारण ना, स्टोरिंग अल्काली मेटल, सोडियम व पोटेशियम केरोसिन में रखे जाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन, ठीक है। ओके, ये जल जल से तीव्र क्रिया कर हाइड्रोजन देते, दे रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, सही बात है। श्वेत फास्फोरस जल में रखा जाता है, व्हाइट फास्फोरस भी वाटर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है व्हाइट फास्फोरस वाटर में? क्योंकि अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो फिर हाईली चांस रहते हैं कि ये आग पकड़ सकता है, ठीक है, इन्फ्लेमेबल होता है। अब एवरीडे केमिकल नेम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा किससे बन रहा है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट से। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब देखो ये कैल्शियम सल्फेट हिमहाइड्रेट है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ये दोनों लगभग एक जैसे ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जहां पे CaSO4 डॉट हाफ H2O से बनता है, वहीं पे जिप्सम में CaSO4 डॉट 2H2O से बनता है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ इनकी हाइड्रोजन की मात्रा की वजह से इनके दो अलग नाम हो गए, बाकी कंटेंट सेम है और इनके एप्लीकेशन भी लगभग सेम है। शुष्क बर्फ है ना, ड्राई आइस में क्या रहता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने मिलता है। ओके, अब गैस के बारे में जान लेते हैं। तो हास्य गैस, लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड में देखने मिलता है। डाइवर्स ब्रीथ ऑक्सीजन किसमें? ये हेलियोक्स है, असल में ये हेलियोक्स है, जिसमें एक तो हीलियम भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये क्यों रहता है? तो फिर देखिए, इसका रीजन ये है कि ब्रेन फॉग को अवॉइड करता है। अब ब्रेन फॉग, क्योंकि आप जब पानी में बहुत भीतर जाते हो तो ब्रेन फॉग होने के चांसेस होते हैं, है ना, क्योंकि वाटर का प्रेशर उतना रहता है और आप कंटिन्यूअस उसमें रहते हो। सेकेंडली, इसमें बात ऐसी है हेलियोक्स में कि जब अगर आप हेलियोक्स पे नहीं निर्भर हो तो आप नाइट्रोजन पे निर्भर हो, और नाइट्रोजन क्या करता है? बॉडी को इफेक्ट बहुत ज्यादा करता है। वहीं पे हेलियोक्स आपके बॉडी को बहुत कम इफेक्ट करता है, क्योंकि बॉडी हेलियोक्स को जल्दी सोक नहीं करती। वनस्पति घी, तेल का हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति का हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस है, ये हम देखते हैं। ओके, विच एलिमेंट इज केप्ट इन केरोसिन? देखा था हमने सोडियम। गोताखोर किन गैसों का मिश्रण लेते हैं? गैस मिक्सचर यूज्ड बाय डाइवर, तो हेलियोक्स यानी ऑक्सीजन और हेलियम। वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस लगती है? तो हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन से ही होगा भाई। अब आते हैं कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डिकोडेड पीवाईक्यूज। ओके, हीरा, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस और पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्राफाइट तो गुड कंडक्टर है और यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट यानी स्नेहक, विद्युत को सुचालक है। फुलरेन C60, अब फुलरिन को और फ्लूरिन को, ये दोनों चीज अलग है, ट्रैप है ये। गोलाकार अणु है, ठीक है, मतलब ये ऐसे 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 करके पूरे एक सर्कल में ये बने हुए हैं, ठीक है। तो फिर ये पूरा कार्बन है, 60 कार्बन के एलिमेंट से ये फुलरिन आपका बना हुआ है। वहीं पे ग्राफीन है, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 1 एटम थिक। ओके, कार्बन नैनो ट्यूब, एक्सेप्शनल टेंसाइल स्ट्रेंथ, अत्यधिक तान्य सामर्थ्य। अब जो दैनिक जीवन में रसायन है उसके ऊपर बात करते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इथाइलिन हार्मोन से होता है और एथेफोन से, ये केमिकल है। गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कि जो शीतल पेय के जो गैस होते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। फिर हैवी वाटर HC यूरे ने निकाला था। सोर्स ऑफ बियर फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटेड बार्ली यानी अंकुरित जौ के किण्वन से होता है। मसल फैटिक मांसपेशी थकान, तो अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये ध्यान रहे, ये पूछा जाता है कि मांसपेशी में थकान किसके वजह से हो सकती है? तो लैक्टिक एसिड के संचय से हो सकती है। ओके, which one of the following is not correctly matched? Fullerene organic compound containing fluorine, keratin protein of outer skin layer, dry ice solid carbon dioxide, mustard gas poisonous liquid used in chemical warfare। तो फिर ये आपको सॉल्व करना है अभी।
ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ऐसे ही करते जाऊंगा, नहीं तो सेशन बहुत बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, अब बायोलॉजी जीव विज्ञान के ऊपर आते, कोशिका एवं वर्गीकरण। केमिस्ट्री का बस इतना ही है कि 2 से 3 चैप्टर हैं, मतलब मोस्टली मान के चलिए 4 से 5 चैप्टर मैक्सिमम है जिसमें से पूछा जाता है। नहीं तो जैसे सोप एक टॉपिक है, सोप एंड डिटर्जेंट, तो उसमें से बहुत रेयरली पूछा जाता है ना। ऑर्गेनल, अब इसमें ऑर्गेनल यानी कोशिकांग और उसके कार्य के बारे में हम बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह बोला जाता है। एटीपी एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट उत्पादन है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण करेगा। लाइसोसोम सुसाइडल बैग डाइजेशन, कोई भी सेल कोई भी कोशिका जब बीमार होती है, खत्म होने वाली रहती है, तो लाइसोसोम जाता है उस सेल के पास में, बोलता है सुन सुन भाई मेरी बात सुन, और बॉम्ब फोड़ देता है और वो सेल भी मर जाता है जो बीमार था, और लाइसोसोम खुद भी खत्म हो जाता है। तो फिर इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट्स ओनली यानी केवल पादप में है। फिर सेल वॉल कोशिका भित्ति जो कि प्लांट सेल में, सिर्फ प्लांट सेल में है और सेल्यूलोज से बनते हैं। वैक्यूल लार्ज इन प्लांट्स स्मॉल इन एनिमल, राजधानी जो है पादप में ज्यादा पाई जाती है और जंतु में छोटी। ओके, अब एपीकल्चर तो ये मधुमक्खी पालन के लिए है। सेरीकल्चर ये रेशम कीट पालन के लिए। पिसीकल्चर फिश फार्मिंग के लिए है। विटीकल्चर ग्रेप कल्टीवेशन यानी अंगूर खेती के लिए। हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी के लिए हो जाएगा। और हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के पादप उगाना, सिर्फ पानी में आप पेड़ उगाते हैं यहाँ पे, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स से फिर बिना मिट्टी के पेड़ उग सकते हैं। पादप में अतिरिक्त कोशिका भित्ति हरित लवक बड़ी रसधानी। प्लांट एड, प्लांट में देखो सेल वॉल रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा, लार्ज वैक्यूल रहेगा, और जंतु में अतिरिक्त सेंट्रोजोम रहेगा। ठीक है, तारक का है। अब ये देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है, हायरार्की वर्गीकी क्रम। ठीक है, पहला किंगडम आता है यानी जगत, फिर बाद में फाइलम यानी संघ, फिर क्लास वर्ग आएगा, उसके बाद में ऑर्डर गण आता है, फैमिली कुल आएगा, जीनस वंश, उसके बाद में स्पेशीज जाति आएगा। ठीक है, ओके। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनस, जिन्होंने बताया जीनस और स्पेशीज के बारे में। अब इन्होंने एक रूल भी दिया था, जैसे कि होमो सेपियंस, तो ये दोनों पहली बात तो आप अलग लिखेंगे, इटैलिक में रहेगा, थोड़ा तिरछा रहेगा। ठीक है, एच जीनस, ये होमो क्या है? जीनस है, और सेपियंस आपका स्पेशीज है। तो जब मैं जीनस लिखूंगा तो इसका स्टार्टिंग का इनिशियल कैपिटल लेटर में रहेगा और बाकी सब कुछ छोटे में रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। ओके, विच ऑर्गेनेल इज द पावर हाउस? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस करता है। प्लांट सेल डिफर बाय सेल वॉल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? पादप सेल और जंतु के कोशिका में क्या अंतर है? तो सेल वॉल का एक अंतर है। हनी बीज आर यूज्ड इन एपीकल्चर, विच वन इज नॉट एन इंसेक्ट? स्पाइडर, क्योंकि ये आर्ैक्निड है। ठीक है, ओके। अच्छा, जैसे कि अभी यहाँ पे आपने देखा था मत्स्य पालन, तो इसका स्टडी को पता है क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी, लिख लीजिए, इक्थियोलॉजी है ना। मत्स्य के बारे में आप जब पढ़ते हो तो फिर उसको इक्थियोलॉजी बोलते हैं। ओके, अब अप्लाइड टेक्सोनॉमी एंड इट्स टाइप्स, मतलब वर्गीकरण का व्यवहारिक पक्ष एवं जाल। आलू पोटैटो यानी कि स्टेम कंद, ठीक है, जड़ नहीं है, ध्यान रखना है। जिंजर राइजोम होता है, प्रकंद होता है। भूमिगत तना मतलब अंडरग्राउंड इसका स्टेम होता है। ऑनियन फ्लैशी लीव्स होते हैं, है ना, मांसल पत्तियां। शलकंद बल्ब, ओके। शकरकंद, जब हम स्वीट पोटैटो के बारे में बात करते हैं तो जड़ है एक तरीके का, आलू से उल्टा है, अपोजिट का है आलू का। नारियल कोकोनट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है? ये अक्सर एंजियोस्पर्म में जैसे प्लांट में देखने मिलता है, ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म। इसमें कह सकते हैं नारियल, अगर आप उसको लगातार पानी देते रहो देते रहो देते रहो तो खुद एक पेड़ बन जाता है ना। और नारियल के अंदर भी एक बीज होती है, तो ये इसीलिए एंडोस्पर्म है। गाजर कैरेट जड़ यानी कि टैप रूट, ओके। अब आलू तना है, जड़ नहीं, ये चीज ध्यान रखना है। सेकंड, कीट के 6 पैर होते हैं, मकड़ी के 8 होते हैं, यानी कि इंसेक्ट के 6 लेग्स रहेंगे और स्पाइडर के 8 रहेंगे। और स्पाइडर के सिल्क को क्या बोलते हैं? गोसैमर सिल्क, है ना, गोसैमर सिल्क, ओके। जाल 3, लॉजी शब्द, लॉजी किसके लिए होता है? जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन होता है। एथनोलॉजी मानव जातियां, एथनोलॉजी रेसेस के बारे में, और थैनाटोलॉजी डेथ के बारे में।
और जेरेंटोलॉजी एजिंग के बारे में। ओके, अब मकड़ी जो है स्पाइडर, ये अष्टपादी है, आर्कनिड है, इंसेक्ट नहीं है। वेल एक मैमल है, स्तनधारी है, फिश नहीं है। चमगादड़ बैट है, एक फ्लाइंग मैमल है। अमरबेल कसकटा, ये क्या है, स्टेम पैरासाइट। सैंडलवुड चंदन, ये एक रूट पैरासाइट यानी मूल जड़ परजीवी है। नेपेंथिस इंसेक्टोवायरस, कीट पक्षी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। ओके, अब ये क्वेश्चन है, टाइम लीजिए और उसके अकॉर्डिंग, अच्छा इसमें तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ओके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। अस्पार्टेन सिंथेटिक स्वीटर, ठीक है पता है। न्यूप्रिन स्पेशलाइज्ड रबर। रेयन मॉडिफाइड स्टार्च, तो रेयन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि रेयन किससे बनता है, रीजेनरेटेड सेल्यूलोज से बनता है। किससे, सेल्यूलोज से बनता है, स्टार्च से नहीं बनेगा। ओके, अब रेयन क्या है, एक तरीके का कपड़ा है। विच वॉज द प्रिंसिपल प्लांट यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन, सब जानते हैं, गेहूं। कौन सी, मैक्सिकन गेहूं, ठीक है। ओके, अब आते हैं डाइजेशन के बारे में। ये ह्यूमन एनाटॉमी, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछेगा ही आयोग। ऐसा कोई साल नहीं बीता रहेगा, मतलब मेरी जानकारी में, कि इसके ऊपर क्वेश्चन ना आया हो, क्योंकि मतलब मोस्टली बायोलॉजी का यही सबसे बड़ा है। सबसे पहले डाइजेशन पाचन है, श्वसन रेस्पिरेशन है, परिसंचरण सर्कुलेशन है, उत्सर्जन एक्सक्रीशन, तांत्रिका नर्वस है और एंडोक्राइन यानी अंतस्त्रावी। ओके, अब पाचन का, प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन स्टमक, एंजाइम्स आर प्रोटीन, प्रोटीन पाचन अमाशय में आरंभ होता है और एंजाइम प्रोटीन है। यकृत लीवर के बारे में, लार्जेस्ट ग्लैंड डिटॉक्सिफाइज अल्कोहल, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि और अल्कोहल का विषहरण करते हैं। लेकिन जब अल्कोहल बहुत ज्यादा पीने लग जाते हैं तो लीवर के ऊपर प्रेशर आता है और इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि लीवर खराब हो चुका है, सड़ भी हो चुका है। अब लीवर की एक खूबी और होती है कि रीजेनरेटिव होती है। ओके, गॉल ब्लैडर पित्ताशय, ये बाइल स्टोर करता है। स्टोन इंपेयर फैट डाइजेशन, पथरी से वसा पाचन बाधित है। ओके, श्वसन रेस्पिरेटरी, गैस विनिमय कूपिका एल्वियोली में। ओके, रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं। सर्कुलेशन, पल्स रेट इक्वल्स हार्ट रेट, मतलब पल्स रेट मतलब कि जैसे डॉक्टर यहाँ पे कलाई में ऐसे हाथ रख के बोलते हैं ना, आपका पल्स इतना है, तो वो हार्ट रेट के बराबर होता है। 72 बीट्स पर मिनट, ये एक एवरेज है, ध्यान रखना है, 72 बीट्स पर मिनट। एक्सक्रेटरी, किडनी स्टोन्स, वृक्क पथरी, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट्स। तांत्रिका नर्वस, ब्रेन हैज नो पेन रिसेप्टर्स, ध्यान रहे मस्तिष्क में दर्दग्राही नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, बॉडी नंबर्स वर्थ मेमोराइजिंग, ठीक है। वाटर 65% शरीर में, पानी 65% होते हैं, 206 हड्डियां होती है और 5 लीटर के लगभग खून होता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस यानी कि कान की होती है और सबसे लंबी फेमर यानी कि जांघ की होती है। ओके, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एटीपी कन्वर्ट्स टू एडीपी, मतलब एंडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट टू एंडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब ऊर्जा क्रम 1 ग्राम में कितना होता है, पहले फैट में सबसे ज्यादा रहेगा, फिर प्रोटीन में रहेगा, फिर कार्बोहाइड्रेट में रहेगा। सॉरी, अब ये है क्वेश्चन है, वाटर परसेंटेज ऑफ इन एडल्ट बॉडी, जानते हैं अबाउट 65%। और फेफड़ों, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, तो एल्वियोली में होता है। विच ऑर्गन फील्स नो पेन ऑन प्रिकिंग, तो स्कल यानी ब्रेन, क्योंकि स्कल से खोपड़े से वो ढका है। एल्कोहल का विषहरण कौन सा अंग करता है, लीवर करता है। अब हार्मोन के बारे में देखते हैं और ग्रंथि यानी कार्य के बारे में। एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्लैंड, कभी कभी हमें ऐसा जोश आता है कि आज तो मैं इतना पढ़ ही लूंगा, चाहे जो हो जाए, मुझे इतना पढ़ने के बाद ही सोना है, और आप वो करते हो, क्यों, क्योंकि उस दिन आपका एड्रेनलिन पीक पे होता है। फिर इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, पैनक्रियास, ये क्या करता है, ब्लड शुगर शर्करा नियंत्रण में करता है। थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड इधर होता है गले के पास में। मेटाबॉलिज्म डेफिशिएंसी कॉसेस गोइटर, घेंगा का बीमारी हो सकता है। ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। मिल्क लेट डाउन, चाइल्ड बर्थ यानी दुग्ध श्रवण और प्रसव में होता है। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड, स्लीप साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है।
अब गैस्ट्रिन स्टमक के लिए है, HCl श्रवण, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक के लिए है, इसका गैस्ट्रिक जूस है। अब ये क्वेश्चन है विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट कॉन्सेप्ट। मुझे पता है आप इतने बुद्धिमान हो तो आप इसको सॉल्व कर दोगे। रक्त परिसंचरण के 3 जाल, हार्ट रेस्ट बिटवीन 2 बीट्स। अक्सर ये रहता है कि लोग बोलते हैं कि दिल और दिमाग कभी काम करना बंद नहीं करता। दिमाग के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन दिल के लिए मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आपका हृदय 2 धड़कनों के बीच में विश्राम करता है। पल्मोनरी वेन इज द ओनली ऑक्सीजनेटेड वेन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं नोट कर लिया इसको। फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र शिरा है जो ऑक्सीजन रक्त ले जाती है। पल्स रेट इक्वल्स हार्ट रेट, ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, ठीक है, कि कार्ल लैंडस्टीनर ने। हृदय गति नियमन पोटेशियम। निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड की हानि, पोटेशियम रेगुलेट्स हार्ट बीट, नोट कर लिया मैंने इसको। विच हार्मोन फंक्शन पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो फिर ये अभी आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। विटामिन मिनरल्स एंड डेफिशिएंसी डिसीज, विटामिन खनिज एवं अभाव जन्य रोग, ठीक है। विटामिन ए में क्या है, रेटिनॉल, ये केमिकल का नाम है। नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोक्थेमिया, ये अगर कमी होता है तो ये हो सकता है। वहीं पे B1 इसमें केमिकल होता है थियामिन, और इसकी कमी से बेरी हो सकता है। B3 नियासिन, इसके कमी से पेलाग्रह हो सकता है। B9 फॉलिक एसिड होता है, और एनीमिया यानी कमजोरी हो सकती है। B12 इसमें होता है साइनोबैलेमिन, यानी, और इसकी कमी से हो सकता है घातक रक्ताल्पता यानी पेरिनोशियस एनीमिया। अब ये हो गया बी कॉम्प्लेक्स हमारा। अब सी पे आते हैं। सी पे क्या है, एब्सकॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से हमें स्कर्वी हो सकता है। विटामिन डी में होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमालेशिया हो सकता है। विटामिन के में फिलोकिनोन, ये होता है केमिकल, और इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट विटामिन थे और उनके केमिकल नेम थे, और उनकी कमी से क्या होगा मैंने ये याद कर लिया। अब इसके ऊपर कुछ भी आएगा क्वेश्चन तो फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब मिनरल के बारे में बात करते हैं। इसकी कमी और इसकी भूमिका दोनों इसमें मेंशन है। आयरन लोहा, हीमोग्लोबिन होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है। कैल्शियम इसमें बोन, टीथ, ये सब में होता है। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का होता है। आयोडीन, थायरोक्सिन, अब इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर हो सकता है, घोंघा का। पोटेशियम हार्ट बीट के लिए अच्छा होता है लेकिन बीपी भी लो करता है। सोडियम, ये डेफिशिएंसी मतलब कमी से बीपी लो करेगा। सोडियम वाटर बैलेंस यानी जल संतुलन बना के रखता है, लेकिन डिहाइड्रेशन के टाइम पे ये चला जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत से एथलीट हैं जो लगातार रन करते 20-25 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर, तो वो सॉल्ट टैबलेट खाते हैं ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। फिर फ्लोरिड, ये एक्सेस, जब फ्लोरिड बहुत ज्यादा होगा तो फ्लोरोसिस भी हो सकता है। अब बात करते हैं फॉस्फोरस 32 यानी कि यूज टू ट्रीट ब्लड कैंसर। वहीं पे कोबाल्ट 60, ये रेडियोथेरेपी कैंसर के लिए यूज किया जाता है। अब जाल देखो, इसमें ट्रैप क्या हो सकता है, शरीर बनाता है। शरीर प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन बनाता है, लेकिन अधिकांश विटामिन नहीं बनाता है क्योंकि विटामिन अलग अलग जगहों से लेता है। एक्सेप्शन डी इन स्किन, के एंड बी बाय गट बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि डी जो है विटामिन डी स्किन और के एंड बी गट बैक्टीरिया। ओके। संचित बनाम अनसंचित, स्टोर्ड वर्सेस नॉट स्टोर्ड। वसा घुलनशील ADE के यानी फैट सोल्यूबल कौन से, ADE के, और स्टोर्ड इन द लिवर है, ठीक है, यकृत में संचित होते हैं। जल घुलनशील B व C संचित नहीं, दैनिक आवश्यक। वाटर सोल्यूबल कौन से, B एंड C आर नॉट स्टोर्ड। अभाव रोग का जाल, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस इज जेनेटिक नॉट विटामिन A डेफिशिएंसी, ये भी याद रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस इज न्यूट्रिशनल नॉट जेनेटिक। अब दो चीज है, एक बताया इसमें कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस क्या जेनेटिक हो सकता है, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस जेनेटिक नहीं होगा, ठीक है, ओके। द ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल विटामिन इट नीड्स, अब इसमें ऑल आ गया है, एक्सट्रीम कंडीशन, लेकिन हर बार ऑल गलत नहीं होता। मानव शरीर अपनी आवश्यकता के सभी विटामिन स्वयं संश्लेषण कर लेता है। कारण विटामिन उपाचय के लिए अत्यंत आवश्यक है, विटामिन आर एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म, तो इसका डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुत से विटामिन ऐसे जो बॉडी खुद स्टोर करके रखता है, और बहुत से ऐसे कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड भी होता है, ठीक है, ओके।
मानव शरीर सेल्यूलोज को पचा नहीं सकता। द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, सही है। मानव आहार नाल में सेल्यूलोज एंजाइम नहीं होता। ह्यूमन गट लैक्स द एंजाइम सेल्यूलेज, ये भी सही है। लेकिन आपको यहाँ पे देख रहे हो, ये एक सेल्यूलोज के बारे में बात कर रहा है, एक सेल्यूलेज के बारे में बात कर रहा है। अब देखो, जब ऐसे असर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें दो चीजें रहती हैं। एक होता है कि आपको तो देखना है क्या दोनों फैक्ट सही है, इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत, वो आसान हो जाता है। लेकिन जब आपको पता है कि ये दोनों फैक्ट सही है, तो फिर उसमें से कौन सा, क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्या वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि सेल्यूलोज और सेल्यूलेज दोनों अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। ओके, अब प्लांट साइंस के बारे में देखते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले लाइट प्लस वाटर, फिर क्लोरोप्लास्ट, ये एक इसके अंदर पिगमेंट होते हैं जो इंक्लूड करता है। अब एक थैलाकॉइड होता है, थैलिकॉइड, थैलाकॉइड जो भी बोल सकते हो आप। तो फिर ये थैलिकॉइड में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं। अब जल का प्रकाश फोटोलिसिस होता है, ठीक है, उपघटन। अब O2 मुक्त ऑक्सीजन यहां से रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाता है और ग्लूकोज वहां पे बनता है। ओके, पादप हार्मोन, प्लांट के कुछ हार्मोन है, मुख्य कार्य भी उसके हैं। ऑक्सिन क्या करता है, सेल इलोंगेशन, कोशिका दीर्घीकरण करता है। शीर्ष प्रभावित एपिकल डोमिनेंस। वहीं पे जिब्रेलिन क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन यानी सीड जर्मिनेशन, तने की लंबाई और बीज अंकुरण। फिर साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन करता है और डिले सेनेसेंस करता है। इथाइलिन ये एक ऐसा हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग यानी कि फल पकाने में काम करता है और ये गैसियस हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है और स्टोमेटा क्लोज करता है। ओके, अब टिश्यू देखिए, इसमें टिश्यू और उसके कार्य, उत्तक और उसके कार्य। एक जाइलम है, जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स, ये सिर्फ ऊपर की ओर जाता है। ये सब ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के पार्ट है, ठीक है, किसका, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। फिर फ्लोएम, ये फूड, ये सभी दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर स्टोमेटा, रंध्र के बारे में बात करें तो गैस एक्सचेंज करता है, ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। फिर मूल रोम, रूट हेयर, क्या करता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, इसीलिए इसको जड़ पे रखा गया है। अब ये देख सकते हो, ये कुछ क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स हैं, पॉज करके देख लीजिए। ओके, अब फसल विज्ञान एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। एक तो है फसल क्रॉप, फिर है प्रमुख रोग और उसके कारक। वीट जो रस्ट और कवक से है। आलू में क्या होता है कि अगेदी अंगमरी यानी अर्ली ब्लाइट हो जाता है, कवक ना यानी कि फंगस से। धान पैडी खैरा डिसीज है जो जिंक की कमी से हो जाती है ना। और धान का एक और है फॉल्स मट यानी मिथ्या कंडुआ, ये भी फंगल से ही होता है। सरसों मस्टर्ड जो व्हाइट रस्ट श्वेत रतुआ, ये फंगस से हो रहा है। और ग्राउंड नट टिक्का जो रोग है ये भी फंगस से हो रहा है। अब पादप उत्पाद देखो, तुलसी, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, फिनॉल और फ्लेवेनॉइड की औषधि है। फिर चाय और कॉफी दोनों अल्कोइड कैफेन के रूप में आती हैं। फिर शैवाल, सीवीड जो है समुद्री, ये है मेजर सोर्स ऑफ आयोडीन। फिर एल्गी देखे जाए तो ये अर्थ के ऑक्सीजन को बढ़ाता है। पॉपी ये कैसा, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल है। फिर सिंचोना यानी कि क्विनिन, ये मलेरिया रोधी होता है। ऑक्सीजन का असली स्रोत क्या है, मोस्ट ऑफ अर्थ ऑक्सीजन कम फ्रॉम एल्गी एंड फाइटोप्लैंक्टन, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अजोला जो बायो फर्टिलाइजर है वाटर लॉग बॉडी का, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। पल्सेस फिक्स नाइट्रोजन थ्रू रूट नोड्यूल्स, हेंस इंटरक्रॉपिंग। दलहन अनाज के साथ बोए जाते हैं क्योंकि वे मूल ग्रंथिकाओं से नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, ठीक है। ओके, अब माइक्रोबायोलॉजी और डिसीज यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं रोग। एजेंट और प्रमुख रोग दोनों हम देखेंगे। एक तो वायरस है, इससे क्या हो सकता है, एड्स, कोविड-19 जो हुआ था अभी रिसेंट में, डेंगू, पोलियो, रेबीज, स्मॉल पॉक्स। वहीं पे बैक्टीरिया से टीबी, कोलेरा, टेटनस, डिप्थेरिया, प्लेग। फंगी में रिंगवॉर्म, बाल्डनेस, एथलीट फुट। प्रोटोजोआ में मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। फिर हेलमिंथ में फिलियरिसिस, एस्कैरिसिस। फिर अनुवांशिक जेनेटिक क्या हो सकता है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म। तो ये कुछ चीजें जो एजेंट और इसके डिसीज है। अब इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं इनके सबके। इसमें से वाटरबोर्न, एयरबोर्न, ये कौन है, मतलब कौन सा कैसे फैलता है, ठीक है। अब टेस्ट किसके लिए होता है, एक एलिसा टेस्ट होता है किसके लिए, एड्स के लिए। फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है एचआईवी की पुष्टि के लिए। मैंटॉक्स टेस्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए।
वाइडल परीक्षण किया जाता है टाइफॉइड के लिए, और एमिनोसेंटेसिस होता है जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ द फीटस के लिए। ठीक है। अब वेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन यानी मॉस्किटो बोर्न कौन से मॉस्किटो मतलब मच्छरों से किससे कौन कौन सी हो सकती है, एक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और फिलियरिसिस। ठीक है। अब स्लीपिंग सिकनेस है, ये सेसे फ्लाई से होती है, किससे, सेसे फ्लाई, सेसे फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग सीसी मक्खी से, ना कि मॉस्किटो से। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी हम थोड़ा फास्ट मूव करेंगे। ठीक है। इम्यूनिटी, वैक्सीन एंड पब्लिक हेल्थ। ओके। एक तो सबसे पहले होता कैसे कि एंटीजन होता है, एंटीजन एंटर करता है, जैसे ही एंटर करेगा वो पहचानेगा कि इसमें से कहां पे मुझे एंटीबॉडी बनानी है, फिर वहां एंटीबॉडी बनाएगा, फिर जो रोग कारक है उसको नष्ट करेगा, और फिर उसको स्मृति में मेमोरी सेल में डाल देगा, सब सेल को बता देगा कि भाई अब यहाँ पे ऐसा कुछ आया तो फिर आपको वो चीज खत्म करनी है। इसलिए दवा हम हर दिन नहीं खाते, सिर्फ कुछ दिन ही खाते हैं। अब टीके का प्रकार और उदाहरण एवं तथ्य, जैसे कि टॉक्सॉइड है तो डिप्थेरिया, टेटनेस यानी कि टॉक्साइन इनएक्टिवेटेड है ना, विष पे निष्क्रिय कर दिया जाता है। ओके। जीवित दुर्बलीकृत, लाइव एटेन्युएटेड, बीसीजी हो गया, मिसल्स हो गया और ओरल पोलियो। इनएक्टिवेटेड कैसे होते हैं, जैसे सॉल्व पोलियो और कोवैक्सीन। एमआरएनए टीका, मॉडर्ना, फाइजर जो कि कोविड-19 के टाइम थे। वायरल वेक्टर, कोविशील्ड और स्पुतनिक। त्रिगुण आमेय, डीपीटी, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनेस ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके। ये निपा वायरस, ये तो जो केरला 2018 में हुआ था। ओके, ये अब इतना नहीं पूछेगा। ठीक है। एंटीबायोटिक एक्ट ऑन बैक्टीरिया नेवर ऑन वायरस, ध्यान रहे एंटीबायोटिक किसके ऊपर, प्रतिजैविक केवल जीवाणुओं पर कार्य करते हैं, विषाणुओं पर नहीं करते हैं। ठीक है। ओके ओके। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, पॉज करिए, अपने स्क्रीन को पॉज करिए और सॉल्व करिए, इजीली हो जाएगा। अब ठीक उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, यहां भी आपको पॉज करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब जेनेटिक इवोल्यूशन एंड म्यूटेशन के ऊपर आते हैं। तो एक डीएनए है, डीएनए के अंदर होता है जीन, जहां पे इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, फिर क्रोमोसोम रहते हैं, क्रोमोसोम से फिर लक्षण यानी कि ट्रेड, फिर म्यूटेशन, और उसके बाद में इवोल्यूशन यानी विकास होता है। अब डीएनए की शर्करा जो आरएनए में राइबोज होता है, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज होता है, डीएनए की शर्करा जो है डीऑक्सी राइबोज है और आरएनए में राइबोज होता है। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए और प्रोटीन, प्रोटीन कौन, हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन क्या करता है, डीएनए को बांध के रखता है। जीन क्या है, डीएनए का कार्यात्मक खंड है ना, मतलब फंक्शनल यूनिट है। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, चेंज इन बेस सीक्वेंस यानी क्षार अनुक्रम में परिवर्तन। ह्यूमन क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, 23 पैर होते हैं इसमें से। ठीक है, जितने में 22 पैर आपके नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं और एक आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक। ओके। अब आते हैं अनुवांशिकी रोग और टिप्पणी। हीमोफीलिया, सेक्स लिंक ब्लड फेल टू क्लॉट है ना, लिंक संलग्न और रक्त का थक्का न बनाना। कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड होता है, मोस्टली अफेक्ट मेल्स। एल्बिनिज्म, एब्सेंस ऑफ पिगमेंट, वर्णक की अनुपस्थिति। थैलेसेमिया किससे रिलेटेड है, डिफेक्ट इन हीमोग्लोबिन। नाइट ब्लाइंडनेस जो कि नॉट जेनेटिक, कॉज्ड बाय विटामिन ए डिफिशियंसी। अब यहीं पे लमार्क ने बोला मतलब कुछ इवोल्यूशन थियरीज है, इन्होंने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, डार्विन ने दिया नेचुरल सिलेक्शन और ह्यूगो डिवरीज ने दिया म्यूटेशन थियरी। ठीक है, तो ये कुछ थियरी हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ओके। प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर, आदिम पृथ्वी का वायुमंडल, तो इसमें क्या था, मीथेन था, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट था। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे आर ओल्डेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 8 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी और बायो फर्टिलाइजर, जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव उर्वरक। तो टेक्निक क्या है देखो, पुनर्योजन, डीएनए यानी कि इसमें क्या, जीन ट्रांसफर यूजिंग प्लास्मिड वेक्टर। फिर टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन यानी रैपिड प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्लांट से। फिर जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी यानी करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन। अब क्लोनिंग पे आते हैं, तो क्लोनिंग कैसे, डॉली द शीप के ऊपर क्लोन किया था और सबसे पहला क्लोन मैमल था, मैमल यानी स्तनधारी। फिर एमिनियोसेंटेसिस, इन्होंने जेनेटिक स्क्रीनिंग ऑफ फीटस किया था। बायोडिग्रेडेशन, ब्रेकडाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब ये गोल्डन राइस की एक कहानी है पूरी,
है ना। इट कंटेन्स बीटा कैरोटीन कन्वर्टेड टू विटामिन ए, इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में विटामिन ए में बदलाव देता है। फिर उद्देश्य क्या है, विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी को दूर करना, है ना, विटामिन ए डेफिशिएंसी को दूर किया जाए। और ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है ना, हाइब्रिड वैरायटी नहीं है बल्कि जेनेटिक मॉडिफाइड है, मतलब जो दो जीन को फ्यूज करने के बाद में एक आपने बनाया हो वैसा, दो या दो से ज्यादा। एजोला एंड साइनोबैक्टीरिया ये दोनों धान में मिलते हैं, ठीक है। ये बायो फर्टिलाइजर के बारे में बात किया जा रहा है। राइजोबियम ये आपको रूट नोड्यूल्स ऑफ पल्सेस यानी दलहन के इसमें मिलते हैं। फिर माइकोराइजे ये आपको मिलेगा फॉस्फोरस अपटेक करने के लिए। अब ये एक क्वेश्चन है, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोस्टली बहुत कॉमन है, वही रिपीट हो रहा है, तो ये पॉज करिए और फिर इसका आंसर देखिए। सेकेंडली ये एक क्वेश्चन है, पॉज करिए और इसका क्या आंसर आ सकता है वो गेस कर लीजिए। अब बात करते हैं एनवायरमेंट, इकोलॉजी और पोल्यूशन के ऊपर। एक प्रोड्यूसर होते हैं उत्पादक, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर शीर्ष उपभोक्ता, और फिर आते हैं डिकम्पोजर्स। ओके, नॉइज पोल्यूशन डेसिबल में मापा जाता है, 80 डेसिबल से ऊपर हानिकारक होता है। ग्रीन मफलर के बारे में बात करूं तो ये कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन बाय प्लांटिंग ट्रीज है, वृक्षारोपण द्वारा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। फिर ओजोन सांद्रता, ओजोन कंसंट्रेशन तो डॉप्सोनिक आई है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्मोक, धुएं का घनत्व रिंगलमैन स्केल से नापा जाता है। फिर फोटोकेमिकल स्मोक, प्रकाशिक रासायनिक धूम कुहासा, तो ओजोन इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग, इसमें ओजोन सदैव प्रेजेंट रहता है। ऑर्डिनरी स्मोक, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एवं सल्फर में के ऑक्साइड है। डबल लाइफ ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट करता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में पोल्यूशन रहता है। CFC डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के ऊपर थ्रेट है। ओजोन लेयर इज नॉट इन ट्रोपोस्फियर, ध्यान रहे। ओके, अब पृथ्वी गर्म कैसे होती है, तो फिर ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है, डायरेक्टली सन से नहीं होता है ना। वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंगीय पार्थिव विकिरण से होता है, बेसिस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ओके, अब एनर्जी, क्लाइमेट एंड कंजर्वेशन साइंस है। सोलर सेल, फोटोवोल्टेइक सेल, है ना, ये वैज्ञानिक तत्व जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। बायोगैस जो मुख्य ज्वलनशील गैस है, मीथेन। फिर हाइड्रोजन फ्यूल कॉजिंग लीस्ट एयर पोल्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी नॉट डिराइव्ड फ्रॉम सन। विंड, हाइड्रो, बायोमास इनडायरेक्टली सोलर इन ओरिजिन, जियोथर्मल जो है फ्रॉम द अर्थ इंटरनल हीट, उसको बोलते हैं जियोथर्मल। रेन्यूएबल वर्सेस नॉन रेन्यूएबल, रेन्यूएबल क्या है, सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास, जियोथर्मल और टाइडल। वहीं पे नॉन रेन्यूएबल है आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और यूरेनियम। पोल्यूटेंट्स एंड डिसीज का रेक्टिफायर क्या है इसके, एक्सेस फ्लोरिड, फ्लोरिसिस हो जाता है, इंडाइजेशन नहीं होगा। आर्सेनिक, ब्लैक फुट, लीड, न्यूरल डैमेज। ओके, H2S came from decaying organic matter, हाइड्रोजन सल्फाइड का स्रोत सड़ता कार्बनिक पदार्थ है। ओके, एनर्जी डिक्लाइन एट ईच ट्रॉफिक लेवल, 10% लॉ, ध्यान रहे एनर्जी हर एक लेवल पे कम होते जाती है। यूट्रोट्रोफिकेशन डिप्लीट्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पोषक तत्वों की अधिकता से घुलित ऑक्सीजन में कमी होती है। ओके, अब स्पेस के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन थर्ड लॉ में मैंने आपको बताया था। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, तो नियर पुलिकेट लेक, आंध्र प्रदेश। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में आता है। ब्लैक बॉक्स जो है ये एक्चुअली ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक मीथेन प्रेजेंट ऑन मार्स। अब ये ब्लैक बॉक्स आपको अगर ध्यान रहे कि जब जनरल थे हमारे रिसेंटली पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था तो वहां पे ब्लैक बॉक्स के ऊपर बहुत बात हो रही, तो वो एक्चुअली ऑरेंज कलर में रहता है। इंडिया की पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट जो 1975 में आई थी, ठीक है, ये हमने देख लिया। ओके, इंटेंस हीट आयोनाइजेस एयर इनटू प्लाज्मा एट री एंट्री, पुनः प्रवेश के समय पे अत्यधिक ऊष्मा से वायु आयनित होकर प्लाज्मा बनाती है, ध्यान रहेगा। दिस प्लाज्मा शीथ ब्लॉक्स रेडियो वेव्स, और यही रेडियो वेव तरंगों को ब्लॉक करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व हो जाएगा। प्लस ये एक क्वेश्चन रहेगा
ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी है, पृथ्वी, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो फर्स्ट इंडिजिनस मिसाइल है। अग्नि, सतह से सतह, ये भी सरफेस टू सरफेस है, ठीक है, और ये ओवर 2000 किलोमीटर मतलब 2000 किलोमीटर से आगे की। त्रिशूल सरफेस टू एयर है जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है। आकाश यहीं पे सरफेस टू एयर है, मीडियम रेंज है। नाग, ये एंटी टैंक है, टैंक रोधी है, फायर एंड फॉरगेट, ये इसका रोल है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। अब कौन से साइंटिस्ट ने क्या खोजा, तो होमी भाभा, इनको इंडिया एटॉमिक प्रोग्राम का जनक का माना जाता है। राजा रमन्ना, इनको पोखरान 1 न्यूक्लियर टेस्ट के ये अपॉइंट थे। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, ये मिसाइल प्रोग्राम के जनक माने जाते हैं। हम सब जानते हैं कि ये अग्नि, त्रिशूल, ये सब इन्हीं की देन है। डॉक्टर सीवी रमन, ये रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था। साइंस डे इसीलिए 28 फरवरी को इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है। फिर जेवी नार्लिकर, न्यू थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था इन्होंने। आईएनएस वागिर स्कॉर्पियन सबमरीन कमीशन जनवरी 2023, करंट रिलेटेड है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आगे बन के भी आएंगे। ओके, अब कुछ कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर ये है कि टिम बर्नर ली ने इनको लाया था। मोडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये दोनों को मिला के होता है। अब डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस, तो उससे होता है, ठीक है। अब आईसी चिप मेड ऑफ सिलिकॉन, इसीलिए सिलिकॉन वैली प्रसिद्ध है। परम क्या है, भारत का सुपर कंप्यूटर है। नयन सीडेक का साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर। और फिर फिशिंग क्या है, एक तरीके से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में जब आप नहीं मतलब कोई इंटरप्ट करता है तो उसे। अब फिशिंग क्या है, ट्रिकिंग यूजर्स इनटू रिवीलिंग डेटा। स्पूफिंग, फॉल्सिफाइंग द सेंडर्स आइडेंटिटी, ठीक है, यानी कि प्रेषक की पहचान बदल कर भेजना। फिर स्पैमिंग क्या है, फ्लडिंग विद अनवांटेड मैसेज, यानी कि आपको लगातार बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं तो उसको हम स्पैमिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, परम 10,000 इज अ सुपर कंप्यूटर नॉट अ मिसाइल, ठीक है, ध्यान रखना है, चलो मैंने रख लिया। अब अप्लाइड साइंस है, फूड प्रिजर्वेटिव के लिए क्या यूज हो सकता है। फूड प्रिजर्वेटिव के लिए बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट, ध्यान रखने सारी चीजें। लॉजिक ऑफ कोल्ड स्टोरेज, रेस्पिरेशन स्लो कर देता है और स्टोरेज लाइफ लेंथ कर देता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर, अस्पार्टेम सैकरीन हो जाती है, ठीक है। एंटीबायोटिक, क्लोरोमाइसेटिन एंटी टाइफॉइड होता है। एस्पिरिन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, नॉट एन एनेस्थेटिक, ओके, कि ये पीड़ाहारी और ज्वर रोधी होती है। कुनैन जो है ये मलेरिया रोधी होती है, एंटी मलेरियल, ठीक है, और ये सिंचोना से निकाला जाता है। ओके, एस्पिरिन जो है एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, एनेस्थेटिक नहीं है, ठीक है। ओके, एग एंड मिल्क आर कंप्लीट प्रोटीन्स, सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पूर्ण प्रोटीन अंडा और दूध में पाए जाते हैं, ठीक है। ऊर्जा क्रम, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन ही ऊर्जा देता है, ठीक है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, सीटेन नंबर, अ क्वालिटी मेजर्ड फॉर डीजल, डीजल की गुणवत्ता का मापक है सीटेन नंबर। वहीं पे ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या किसके लिए है, पेट्रोल का मापक है। यहाँ पे कार्बोरेटर क्या है, यूज्ड इन पेट्रोल इंजन, केवल पेट्रोल इंजन में ही यूज होता है। नेचुरल गैस चीफ कंस्टिट्यूएंट है और इसका है मीथेन। एलपीजी मेनली ब्यूटेन एंड प्रोपेन, एलपीजी में क्या रहेगा, ब्यूटेन और प्रोपेन रहेगा। वहीं पे सीएनजी में क्या रहेगा, मीथेन। ओके, यूरिया कंटेन्स 46% ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, अबाउट 2.2 kg यूरिया सप्लाइज 1 kg नाइट्रोजन। ओके, अब यहीं पे सेलुलोज देखो, द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। पॉलियमिड जो केवलर है, ये बुलेट प्रूफ मटेरियल के लिए यूज होता है। नियोप्रीन एक तरीके का सिंथेटिक रबर है। रेयन है जो रीजेनरेटेड सेल यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क है। नाइलॉन आर्टिफिशियल फुली सिंथेटिक फाइबर है, पहला सबसे पहला, ठीक है। पीवीसी ये जो पाइप, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन ये सब इसमें यूज होता है। अब ऑर्गेनिक एसिड, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क एंड टायर्ड मसल, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। फॉर्मिक एसिड रेड एंट और टार्टेरिक में, और टार्टेरिक एसिड ग्रेप्स में पाए जाते हैं। ओके, अब ट्रैप जोन के बारे में अब हमने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम कुछ ट्रैप जोन समझेंगे, फिर रिवीजन करके ये सेशन एंड हो जाएगा। अब इसमें 60% सिर्फ 3 ही प्रकार के जालों पर बने होते हैं, ठीक है, जो है रिकॉग्नाइजिंग द फैमिली, सॉल्व द हाल क्वेश्चन, ठीक है। अब पहला ट्रैप क्या है इसमें कि राइट टर्म अल्टर डेफिनेशन, जैसे कि सेल्सियस को दे दिया यूनिट ऑफ
हीट। अब इसमें आपको जैसे सेल्सियस दिया है और हीट दिया है, तो फिर ये दो टर्म को आपको फोकस करना है, ठीक है। सेकंड कि राइट स्टेप रॉन्ग ऑर्डर, जैसे कि प्रोसेस और सीक्वेंस में, जैसे रिवर्स टैक्सोनॉमिक ऑर्डर है ना। अब रिवर्स टैक्सोनॉमिक दे दिया, अभी इसी तरीके से दे सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि तरंगे, रेस, अब हो सकता है उसको बोल दे एनर्जी की तरफ से जोड़े या फिर वेवलेंथ की तरफ से जोड़े, तो वो प्रोसेस का सीक्वेंस आपको क्लैरिटी होना चाहिए वहां पे, मतलब एक तरफ से आपको याद होना चाहिए, तो फिर आप उसको बाद में अल्टरनेट बदल भी सकते हो। अब यहीं पे राइट कैटेगरी रॉन्ग एग्जांपल, जैसे परम एज अ मिसाइल। अब परम कोई सुनता है ऐसा लगता है बड़ा नाम है तो मिसाइल हो गई, है ना, लेकिन हमें पता है वो सुपर कंप्यूटर है। तो यही एक एग्जांपल दे रहा हूं, यही नहीं कि परम ही पूछ लेगा, लेकिन उस तरीके से और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, पहले तो स्टेम वर्ड जो प्रश्न का शब्द पढ़े, फिर उसकी कैटेगरी देखें कि वो पूछ किससे रहा है, फिर निश्चित सही काटें। जो मतलब सही तब होगा जब आप एलिमिनेट करोगे, जो ट्रैप है पहले तो उसको आप एलिमिनेट करोगे भाई, फिर उसके बाद में आप आंसर लॉक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो फिर ये तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक इसी तरह जो हम ऊपर पढ़ते हैं सारे ट्रैप को हमने देखा है, वो यहाँ पे इकट्ठा दे दिया है, ठीक है, ओके। अब प्रोसेस सीक्वेंस मिसमैच का भी ऐसा ही है, एक एग्जांपल देते हैं जैसे टैक्सोनॉमी का, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगर ये असेंडिंग लिखा होता है यहाँ पे, तो फिर आपको स्पीशीज से शुरू करके आगे तक जाना रहता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब यहीं पे एग्जाम्पल यानी एप्लीकेशन कंफ्यूजिंग जो रहेगा, परम 10,000 ये मिसाइल दे दिया, मकड़ी जो है कीट का बता दिया। अब यहाँ पे आपको पता है ये इंसेक्ट नहीं है बल्कि ये अरेक्निड है, क्यों, क्योंकि इसमें टर्म को खेला यहाँ पे, है ना। अब स्लीपिंग सिकनेस यहाँ पे मॉस्किटो बॉर्न दे दिया, लेकिन ये क्या है स्लीपिंग सिकनेस, अभी ये ऐसी चीज है जो हमारे लाइफ में डे टू डे हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखते हैं, राइट, तो उस पर क्लैरिटी लेना है। अब देखो पीवाईक्यू डिकोडिंग, वर्ष वर्ग प्रवृत्ति, ठीक है। अब 1990 से ये 9 से 10 साल में 210 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2000 से 2004 में 277, 2005 से 9 ये 4-5 साल में 344 और 2010 से 14 में 401। तो फिर आप देख रहे कि यहाँ पे वेटेज इसका बढ़ते जा रहा है, राइट, ओके। अब देखिए टॉपिक वाइज रिपीटेशन एंड वेट है कि विटामिन एंड न्यूट्रिशन से अब तक 90 क्वेश्चन पूछे गए थे, बायोलॉजी मिसलिनियस 90 क्वेश्चन, कंप्यूटर एंड आईटी से 18 है। अब ये सिर्फ यूबीपीसीएस का नहीं है, इसमें लोअर डिवीजन ये सब भी इंक्लूडेड है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको बायोलॉजी फोकस करना है। मैं मार्क कर देता हूँ ये विटामिन, न्यूट्रिशन, बायोलॉजी मिसलिनियस, टैक्सोनॉमी, डेफिशिएंसी डिसीज, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको ऑप्टिक्स पे यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब ये इकाई देखो, ये देख सकते हो कि ये कुछ टॉपिक हैं जिसके ऊपर से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे स्कैटर्स है ना, तो ये प्रकर्णन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लैक बॉक्स के ऊपर तो एक ही 2 ही 3 बार पूछा ही गया है। फिर एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी पूछ लेगा। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप सब सॉल्व करिए। मैं चाहिए तो जूम कर देता हूँ और इसका पीडीएफ भी मैं अपलोड करवा दूंगा ऐप पर, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये रिवीजन सेशन है, मतलब रिवीजन है, तो फिर आप देख सकते हैं इसमें। और ये जो ट्रैप्स हैं ये तो मैं अपलोड करूंगा और ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो फिर आप वहां से इसको सबको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर द सेशन। अगर आप यहां तक आए हो तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मैं और भी सेशन लाते रहूंगा। और अगर आपको पसंद आए और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी कामयाब हो, तो फिर आप ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें, लाइक करके बिल्कुल जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद।